आदित्य ने शांति से कनक को देखा। वो जानता था कि अंजलि और कनक एक दूसरे के लिए क्या मायने रखती है। इसी वजह से उसने बिना किसी सवाल जवाब के गाड़ी मलिक मैंशन की तरफ ले ली। आदित्य गाड़ी से बाहर निकला तो तुरंत ही एक गार्ड ने आकर उससे चाबी ले ली। कनक ने इतना बड़ा घर पहली बार देखा था। वो अंजलि को देखने के लिए यहाँ चली तो आई थी, लेकिन यहाँ आकर अब बहुत असहज महसूस करने लगी। एक तो इस टाइम वो नंगे पाँव थी। कपड़े अब तक भले ही सूख चुके थे, लेकिन थोड़े खराब हो गए थे। आदित्य आगे बढ़ गया। कनक को अपने साथ ना पाकर उसने मुड़कर देखा। कनक गेट के पास ही खड़ी थी। मेरे ख्याल से तुम यहाँ गेट कीपर की जॉब तो नहीं करने आई हो। कनक ने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो वो बोला, अंजलि से मिलने आई हो ना, वो फ़िलहाल अंदर ही मिलेगी, तो तुम भी अंदर ही चलो। आदित्य वहीं खड़ा होकर इंतज़ार करता रहा तो कनक भी उसके साथ ही अंदर आ गई। आदित्य ऊपर चला गया और कनक हॉल में दरवाजे के पास ही रुक गई। तभी उसे विक्रांत और शीतल जी अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। कनक ने शीतल जी के पैर छुए तो शीतल जी ने प्यार से उसका चेहरा छू लिया। विक्रांत बोला, हेलो डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू माय होम। कनक बोली, हेलो, थैंक यू विक्रांत, आप भाई के साथ आई हो, ठीक तो हो ना? कनक ने कहा। विक्रांत ने एक नज़र उसकी हालत पर डाली और बोला, लग तो नहीं रहा है। कनक को कोई जवाब नहीं सूझा तो शीतल जी ने कहा, विक्रांत आप सारी बातें यहीं कर लेंगे या इन्हें अंदर चलकर बैठाएंगे भी? ओह सो सॉरी मॉम, विक्रांत ने कहा। फिर कनक से बोला, आइए प्लीज़। कनक अंदर आ गई। उसने अनुराग जी के पैर छुए। उन्होंने भी उसे बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। राजेंद्र जी घर पर नहीं थे। अनुरुद्ध जी और दीपिका जी अंजलि के पास थे। शीतल जी कनक के लिए चाय नाश्ता ले आई और उसे खाने को बोला। कनक बोली, हमें थोड़ी सी भी भूख नहीं है आंटी, हमें अंजलि से मिलना है। कहाँ है वो अपने रूम में है, शीतल जी से पहले विक्रांत ने कहा। शीतल जी ने एक नज़र विक्रांत को देखा, फिर कनक से बोली, आइए बेटा, हम आपको अंजलि के पास ले चलें। कनक उनके साथ जाने को उठ खड़ी हुई, लेकिन तब तक उसे अंजलि दीपिका और अनिरुद्ध जी के साथ नीचे आती दिखी। इस समय वो थोड़ी कमज़ोर दिख रही थी। कनक की आंखें उसे देखकर नम हो आई। वहीं अंजलि की आंखें कनक को अपने घर में देखकर चमक उठी। वो जल्दी से उसके पास पहुंची तो कनक ने उसे गले लगा लिया और बोली, कैसी हो तुम? बीमार कैसे हो गई? ख्याल नहीं रख सकती खुद का? जानती हो ना, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अरे बस बस, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछोगी तो मैं आंसर कैसे करूँगी? अंजलि ने हंसते हुए कहा तो कनक बोली, तुम्हें हंसी आ रही है? पता है, हमारी तो जान ही निकल गई थी जब हमें तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में पता चला तो। अंजलि बोली, मैं ठीक हूँ यार, सब लोग बेवजह परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। वैसे भी अगर मैं बीमार भी रहती तो तेरे आने से एकदम ठीक हो जाती। सब लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो तुझे बहुत प्यार करते हैं। कनक मुस्कुरा दी तो अंजलि ने कहा, अब याद हो चुकी मुझे तेरी ये लाइन। और एक बात बता, ये तू बात बात पर रोने क्यों लग जाती है? मुझे तेरी यही एक आदत बिल्कुल नहीं पसंद। आगे से अगर तू रोई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कनक ने अंजलि को फिर से गले लगा लिया और बोली, तुम ठीक रहा करो, फिर हम भी नहीं रोएंगे। दोनों दोस्तों का आपसी प्यार देखकर सभी घरवालों के साथ साथ सीढ़ियों पर खड़े आदित्य के होंठों पर भी मुस्कान पसर गई। अंजलि से बातें करते करते कनक का ध्यान अब बाकी लोगों पर गया तो वो थोड़ा सा झेंप गई। अंजलि ने उसे ऐसे देखा तो हंसते हुए बोली, अरे शर्मा मत तू, सब जानते हैं तू मुझसे बहुत प्यार करती है। दीपिका जी बोली, भगवान करे आप दोनों का प्यार यूं ही बना रहे। कनक ने आगे बढ़कर दीपिका जी और अनिरुद्ध जी के पैर छुए। अनिरुद्ध जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया तो दीपिका जी ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लिया और बोली, बहुत प्यारी हैं आप। कनक मुस्कुरा उठी। वैसे आपने बताया नहीं कि आप भाई के हमसफ़र कैसे बनी? विक्रांत ने पूछा तो कनक के साथ साथ सारे घर वालों ने भी चौंक कर उसे देखा। मेरा मतलब है, भाई के साथ कैसे आई आप? विक्रांत ने शक पकाते हुए बात संभाली और आदित्य की ओर देखा जो विक्रांत को घूरने वाले अंदाज में देख रहा था। कनक कोई जवाब देती तभी आदित्य ने कहा, ये यहाँ आने के लिए ही निकली थी और बारिश में फंस गई। मैं भी घर पर ही आ रहा था इसलिए साथ लेते आया। कनक ने हैरानी से आदि को देखा। अंजलि तो दिल ही दिल में खुश हो गई और सोचा, इसका मतलब भाई कनक को लेने उस बस्ती में गए थे। मतलब मेरा उन्हें कनक की लोकेशन बताने का मकसद पूरा हुआ। सब आपस में बात कर रहे थे। विक्रांत और अंजलि तीनों भाई बहन के ढेर सारे किस्से कनक को सुनाए जा रहे थे। कनक भी बहुत इंटरेस्ट लेकर उनकी बातें सुन रही थी। आदित्य भी पास ही बैठा था और अपने मोबाइल में लगा हुआ था। तभी दरवाजे के पास खड़े अनिरुद्ध जी ने कहा, आज कोई पूजा थी क्या घर में? शीतल जी ने जवाब दिया, नहीं तो क्यों? अनिरुद्ध जी बोले, यहाँ पैरों के लाल निशान बने हुए हैं ना, बस इसलिए ही पूछा। बाकी सबका ध्यान भी उधर गया। सच में दरवाजे से अंदर की तरफ आते हुए पैरों के निशान बने थे। निशान भी ताज़ा ही लग रहे थे। एक नौकर ने आकर कहा, माफ़ कीजिए साहब, बाहर गार्डन में जो पेंटिंग हो रही है आज बारिश की वजह से बंद थी।
पेंट बाहर बरामदे में ही रखा हुआ था, पता ही नहीं चला कैसे नीचे गिर गया। मैं साफ़ ही करने जा रहा था, तब तक पता नहीं कौन वहाँ से गुजरा और ये निशान बन गए। तभी कनक ने धीरे से कहा, ये शायद हमारे पैरों के निशान हैं। घर वालों के साथ आदित्य ने भी कनक के पैरों को देखा तो कनक और झेंप गई। आदित्य को याद आया, अंदर आते समय बाहर बरामदे में पेंट गिरा था। वो तो अपनी लंबी टांगों की वजह से पार कर गया, लेकिन कनक ने शायद पेंट पर पैर रख दिया था। अंजलि ने पूछा, तू नंगे पैर क्यों है कनक? वो रास्ते में भीगने से और ठोकर लगने की वजह से हमारी सैंडल टूट गई। कनक ने धीरे से कहा। नौकर बोला, मैं अभी साफ़ कर देता हूँ इसे। अनुराग जी ने कहा, नहीं रहने दीजिए, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। आज बड़े ही शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी के कदम हमारे घर पर पड़े हैं। आज अक्षर तृतीया है, आप सब शायद भूल गए। अनुराग जी के कहने पर दीपिका जी को याद आया कि हर साल आज के दिन वो सोने की खरीदारी करके लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं, लेकिन आज अंजलि की तबीयत की वजह से किसी को याद ही नहीं आया। भाभी, ये तो बड़ा शुभ लक्षण है। कनक के कदम तो घर में ऐसे पड़े हैं जैसे कोई नई बहू पहली बार गृह प्रवेश करती है। लगता है भगवान कोई इशारा कर रहे हैं, शीतल जी ने दीपिका जी से धीरे से कहा। दीपिका जी भी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कनक को देख रही थी। उन्होंने मन में सोचा, हमें तो कनक तभी से बहुत पसंद है जब हमने पहली बार इन्हें देखकर अपने आदि के होंठों पर मुस्कान और चेहरे पर सुकून देखा था। भगवान करे आज के जैसे ही एक दिन कनक आदित्य के साथ गृह प्रवेश करके हमेशा के लिए इस घर में आ जाएं। विक्रांत ने आदित्य के कान में धीरे से कहा, क्या बात है भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ना सगाई ना शादी, सीधा गृह प्रवेश ही करा लिया। नॉट बैड। हाँ, आदित्य की नज़र सामने थी। उसने वैसे देखते हुए ही विक्रांत की पीठ पर एक घूंसा जमा दिया तो विक्रांत की चीख निकल गई। उफ! दीपिका जी बोली, क्या हुआ विक्रांत? आदित्य बोला, अरे कुछ नहीं मॉम, अंजलि को आइसक्रीम पार्टी देना चाहता था। मैंने याद दिलाया कि अभी अंजलि बीमार है तो बेचारा दुखी हो गया। दीपक जी वापस शीतल जी से बात करने लगी। तब तक अंजलि आकर विक्रांत के गले लग गई। लव यू भाई, आप कितने अच्छे हो। जैसे ही मैं ठीक होती हूँ हम चलेंगे आइसक्रीम पार्टी के लिए। अंजलि की बात पर विक्रांत ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर अपनी सहमति दी और अपनी पीठ सहलाते हुए आदित्य को घूरते हुए आंखों ही आंखों में कहा, आपने ये ठीक नहीं किया भाई। एक तो इतनी ज़ोर का मारा और इस पर तृप्त आत्मा को मेरे पीछे लगा दिया। आदित्य ने विक्रांत को मुंह बनाते हुए देखा तो भौहें उचकाते हुए इशारे से कहा, क्यों, मज़ा आया ना? और लो पंगा मुझसे बच्चू। विक्रांत अब भी अपनी पीठ सहलाए जा रहा था। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, एक तो पता नहीं इनका हाथ है या हथौड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे पीठ की सारी हड्डियाँ ही टूट गई हैं। दीपिका जी ने अंजलि से कहा, अंजलि बेटे, आप अपनी फ्रेंड को ले जाइए और इन्हें चेंज करवा लाइए। अंजलि कनक को लेकर ऊपर अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके कनक से बोली, चल जल्दी से बता, आज भाई तुझे कब और कहाँ मिले और क्या क्या बातें हुई तुम दोनों में। कनक ने सारी बातें बता दी तो अंजलि बोली, आज तो बहुत खुश होगी ना तूने भाई के साथ इतना वक्त जो बिताया, वो भी अकेले में। कनक मुस्कुरा दी तो अंजलि ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा, 3 साल की दोस्ती है हमारी, लेकिन तू पहली बार इस घर में आई भी तो भाई के साथ, वो भी गृह प्रवेश करते हुए। कनक ने झेंपते हुए कहा, वो तो गलती से हो गया। अंजलि बोली, चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन हुआ तो वही जो हम दोनों का सपना है। कनक ने अंजलि की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम में चली गई। उसने फ्रेश होकर चेंज कर लिया तो दोनों नीचे चली आई। अंजलि की फ्रॉक में कनक बहुत प्यारी लग रही थी। आदित्य तो उसे देखता ही रह गया, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला और दूसरी तरफ देखने को हुआ तो पाया कि विक्रांत भी मुंह खोले कनक को देख रहा था। वो विक्रांत को टोकने ही वाला था, तब तक कनक और अंजलि उनके पास आ गई तो विक्रांत ने दांत दिखाते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आदित्य के जबड़े भिज गए। कनक ने कनखियों से आदित्य को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर विक्रांत से बोली, थैंक यू। दीपिका जी ने कनक को चाय पकड़ाई और बोली, डिनर कुछ देर में रेडी हो जाएगा। कनक ने मना करते हुए कहा, नहीं आंटी, हमें हॉस्टल जाना है, लेट होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो तू आज यहीं रुक जा, वैसे भी जब तक तू हॉस्टल पहुंचेगी वहां का डिनर टाइम ओवर हो जाएगा और तू फिर से भूख हड़ताल पर रहेगी हमेशा की तरह। क्या ये हमेशा डिनर स्किप करती है? विक्रांत ने पूछा तो अंजलि ने कहा, सिर्फ डिनर ही नहीं, ये तो लंच टाइम भी भूल जाती है। दीपिका जी बोली, ये बात तो गलत है बेटा, आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। आदित्य भी यही करते हैं, हमें बहुत फिक्र लगी रहती है। आगे से हम ध्यान रखेंगे आंटी, कनक ने कहा। डिनर के बाद कनक अंजलि के रूम में आ गई। आज वो सबके कहने पर मलिक मैंशन में ही रुक गई थी। अंजलि दवा के असर से जल्दी सो गई थी। कनक को नींद नहीं आ रही थी तो बालकनी में चली आई। उसकी नज़र सामने अपने कमरे की बालकनी में लैपटॉप पर काम कर रहे आदित्य पर पड़ी। उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। लैपटॉप की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। हवा से बिखरते बालों को अपने हाथों से संवारते आदित्य को देखकर कनक की आंखों को सुकून मिल गया।
और बहुत देर तक आदित्य को निहारने के बाद जब कनक ने उसे लैपटॉप बंद करते देखा तो अपनी चोरी पकड़े जाने के भय से जल्दी से कमरे में चली गई। आदित्य ने कनक को ऐसे जाते देखा तो मुस्कुरा उठा। दरअसल कनक जब बालकनी में आई तभी आदित्य ने उसे देख लिया था, फिर अपना काम करने लगा। लेकिन जब उसे बहुत देर तक कनक की नज़रें खुद पर महसूस हुई तो वो क्या कर रही है ये जानने के लिए आदित्य अंजलि की बालकनी की सीसीटीवी फुटेज की लाइव रिकॉर्डिंग देखने लगा। इस वक्त उसे खुद को एकटक निहारती कनक अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई। उसके मासूम चेहरे पर शांति और सौम्यता थी। आदित्य कनक को देखने में इतना गुम हो गया कि कुछ वक्त के लिए ये भी भूल गया कि वो वहाँ किस काम के लिए बैठा था। काफ़ी देर बाद उसकी तंद्रा टूटी। कनक जब भी उसे देखे जा रही थी। जब आदि को लगा कि कनक का वहाँ से हटने का कोई इरादा नहीं है तो उसने अपना लैपटॉप बंद किया और उठने को हुआ। ये देखकर कनक भी अंदर भाग गई। आदित्य और कनक दोनों सोने के लिए लेट गए। आज दोनों को ही बहुत सुकून की नींद आई। लेकिन अगले दिन संडे था। आदित्य भी घर पर ही था लेकिन उसे किसी से मिलने जाना था। नाश्ते के बाद कनक ने हॉस्टल जाने को कहा। आदित्य भी उसी टाइम बाहर जाने के लिए रेडी होकर आया तो दीपिका जी ने उससे कनक को ड्रॉप करने के लिए बोला। आदित्य ने मना करना चाहा लेकिन विक्रांत को वहाँ खड़े देख उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं मना कर दूंगा तो मोम ज़रूर इसे भेजेगी। ये तो तुरंत रेडी हो जाएगा जाने को, उसी इंतज़ार में जो बैठा है। उसने कनक को सुनाते हुए दीपिका जी से थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, बाहर जाकर गाड़ी निकाल रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाए जिसको भी जाना है, वरना 30 मिनट में चला जाऊँगा। शीतल जी ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या होगा इनका भाभी, कोई लड़कियों से ऐसे बात करता है क्या? दीपिका जी ने भी उसकी बात पर बस अपना सर अफसोस में हिला दिया जैसे कहना चाहती हो, इनका कुछ नहीं हो सकता। आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठा कनक का वेट कर रहा था। कनक के साथ साथ विक्रांत और अंजलि भी आकर गाड़ी में बैठे तो आदित्य ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। फ्रंट सीट पर बैठे विक्रांत ने म्यूज़िक बजा दिया। ज़िंदगी एक अजब मोड़ पर आ खड़ी थी और तुम आए, हर खुशी साथ मेरा छोड़कर जा रही थी और तुम आए। गाने के बोल पर कनक ने ड्राइविंग करते आदित्य को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे ये गाना उसके लिए ही बना है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गाने को महसूस करने लगी। आदित्य ने भी साइड मिरर से कनक को देखा जिसने कार के शीशे खोल रखे थे और विंडो पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर रखी थी। उसके लंबे बाल हवा से लहराकर बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे। कनक इस टाइम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका दिल जैसे कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गया। हमेशा ही खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लेने वाले आदित्य को भी आज कुछ वक्त लग गया खुद को नॉर्मल करने में। हॉस्टल पहुंचने के बाद कनक गाड़ी से उतरी तो अंजलि के साथ ही विक्रांत भी उतर गया। आदित्य गाड़ी में ही बैठा, तभी उसकी नज़र विक्रांत की किसी बात पर खिलखिलाती कनक पर पड़ी। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। कार में बज रहे गाने के बोल उसकी स्थिति पर एकदम फिट हो रहे थे। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है। दिल क्या क्या जतन करते हैं, तुम्हें क्या पता ये दिल बेकरार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कनक हॉस्टल आ गई। छुट्टियों की वजह से हॉस्टल खाली हो गया था। कुछ को छोड़कर लगभग सारी लड़कियां अपने अपने घर जा चुकी थी। कनक भी घर जाना चाहती थी पर कविता जी के तानों और जतिन की हरकतों के बारे में सोचकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। हर बार की छुट्टियों में कनक अकेली पड़ जाती और कॉलेज खुलने का वेट करती रहती। लेकिन इस बार अंजलि के घर से आने के बाद से उसे ये अकेलापन और भी ज़्यादा खटक रहा था। काश उसका भी इतना प्यार करने वाला परिवार होता। काश कि उसके भी मम्मा पापा ज़िंदा होते तो आज वो ऐसे अनाथों की ज़िंदगी जीने को मजबूर ना होती। कनक की आंखें डबडबा उठी ये सब सोचकर। कुछ दिन बीते। एक रोज़ रात के लगभग 2 बज रहे थे जब कुछ खटपट की आवाज़ से कनक की नींद खुल गई। उसे आभास हुआ कि कमरे में उसके अलावा भी कोई है। वो पसीने से तरबतर हो उठी। घबराहट के मारे उसका गला सूख गया। उसने धीरे से पास में रखा हुआ मोबाइल उठाया और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। मोबाइल की रोशनी होते ही किसी ने लाइट जला दी। रोशनी में उसे पुलकित दिखा। कनक ने टेबल पर रखा फ्लावर वास झटके से उठा लिया, लेकिन वो उसे मार पाती उससे पहले ही पुलकित ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुमने एक बार मुझे चकमा दे दिया तो हर बार मुझसे बच जाओगी? पुलकित ने कहा। कनक उसकी पकड़ से छूटने की लगातार कोशिश कर रही थी। छोड़ो हमें, आप बहुत गलत कर रहे हैं। कनक की बात पर पुलकित ने गुस्से से कहा। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरी वजह से मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। मैं एक डॉक्टर से क्रिमिनल घोषित हो गया। इसका बदला आज मैं तुझसे लेकर रहूँगा। पर गलती भी तो आपकी थी। अगर आपने उस दिन वो सब नहीं किया होता तो हमने पहले भी कई बार आपको माफ़ किया था, कनक ने कहा। पुलकित गुस्से में बोला, क्या गलती थी मेरी? बस एक बार तुम्हें अपना बनाना चाहता था। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया।
तुम्हारी वजह से उन लड़कियों का भी मुंह खुल गया जिनकी मेरे सामने करने की कभी हिम्मत ही नहीं होती। सारी गलती तुम्हारी और तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे और जिस्म की है। आज मैं तुम्हें हासिल कर तुम्हारी सकड़ को मिटा कर रहूँगा। कनक को उसकी बातों से घिन आने लगी। उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, पुलकित सर, आप क्या कर रहे हैं? अभी आपको होश नहीं है? आप इतना गिर गए हैं कि इतनी रात में गर्ल्स हॉस्टल में घुस आए। कल हम मेडिकल कॉलेज जाकर आपकी कंप्लेंट डीन अजीत मुखर्जी से करेंगे। क्या फ़ायदा उसका? कॉलेज से तो मुझे निकाला जा चुका है। वैसे भी कंप्लेंट तो तुम तब करोगी जब आज जिंदा बच जाओगी। पुलकित ने हंसते हुए कहा तो कनक के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी, लेकिन फिर भी उसने हार न मानते हुए कहा, आप भूल गए क्या पीढ़ी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन को कितनी चौकन्नी रहती हैं? मुझे तो लगता है आती ही होंगी। कनक ने पुलकित को डराने के लिए कहा। उसकी बात पर पुलकित फिर हंस पड़ा। तुम्हें क्या मैं नर्सरी का बच्चा लगता हूँ जो तुम्हारी ऐसी बचकानी धमकियों से डर जाऊँगा? उधर फ़ोन कॉल की लोकेशन चेक करती पुलिस को लोकेशन का क्लू मिल चुका था। वो लोग गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चल दिए। कनक ने पुलकित को अभी भी बातों में उलझा रखा था। कुछ ही देर में पुलिस जीप के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी तो कनक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पुलकित गुस्से से आग बबूला हो गया। तूने मेरे साथ धोखा किया। आपके जैसे इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए, कनक ने कहा तो पुलकित ने गुस्से में हाथ में पकड़ा चाकू कनक के पेट में घुसाकर उसे दीवार पर धकेल दिया। कनक का सर तेजी से दीवार पर जा टकराया। उसके पेट और सर से खून बहने लगा और वो तुरंत ही बेहोश हो गई। मौका पाकर पुलकित पीछे की खिड़की से कूदकर वहां से भाग गया। अगले दिन निशा से कनक के बारे में पता चलने पर अंजलि जब तक हॉस्पिटल पहुंच तब तक कनक के चाचा चाची आ चुके थे। निशा और खुशी भी हॉस्पिटल में ही थी। अंजलि ने उनसे कनक के बारे में पूछा तो दोनों ने अंदर की तरफ इशारा कर दिया। अंजलि कनक के पास आई तो देखा कनक को होश आ चुका था और कविता जी कनक को सुनाए जा रही थी। इस लड़की के लक्षण ही ठीक नहीं है। पहले मेरे भतीजे को फंसाया और अब अपने टीचर को भी नहीं छोड़ा इसने। बस भी करो यार, तुम कुछ देर चुप हो जाओ, शेखर जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। कविता, क्यों बस करूं मैं और क्यों चुप हो जाऊं? आपकी लाडली ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें, नाक कटा दी हमारी। अंजलि से रहा नहीं गया तो उसने थोड़ा गुस्से में कहा, आप किसी और की गलती के लिए इसे जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हैं? कविता जी गुस्से में बोली, गलती सरासर इसकी है। कॉलेज में तो और भी लड़कियां होंगी ना, किसी और के पीछे क्यों नहीं पड़ा वो टीचर? ज़रूर इसी ने उकसाया होगा उसे, बहुत पुरानी आदत है इसकी। कनक को अंजलि के सामने चाची की ऐसी बातों से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। अंजलि कनक के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत, सर में चोट लगी है ना, दर्द और बढ़ जाएगा। कनक की आंसुओं में तेजी आ गई और वो अंजलि के गले लग गई तो अंजलि उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। बस अब बहुत हो गया ये डॉक्टर बनने का ड्रामा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही घर ले चलिए इसे, मैं अब इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी से हाथ पीले करिए इसके और इस मुसीबत को मेरे सर से हटाइए। कविता ने शेखर जी से कहा। नर्स ने पेशेंट के सामने बहस करने पर सबको डांटते हुए बाहर जाने का बोल दिया। शेखर और अंजलि दोनों ने बाहर जाते हुए मुड़कर कनक को देखा, जिसकी आंखों में बेबसी साफ नज़र आ रही थी। अंजलि ने जब कविता जी की बातें सुनी तो उन्हें समझाने की कोशिश की। आंटी, कनक हमारे कॉलेज की टॉपर है। सिर्फ एक इंसिडेंट से आपको उसका फ्यूचर नहीं ख़राब करना चाहिए। बेटा जी, हमें बहुत अच्छे से पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप हमें मत सिखाइए, कविता जी ने तल्ख लहजे में कहा। अंजलि ने अब शेखर जी से कहा, अंकल प्लीज़ आप तो समझने की कोशिश कीजिए। बेटा मैं क्या करूं, कनक की लाइफ के साथ कोई रिस्क तो नहीं ले सकता हूं ना। आज भगवान की कृपा से कनक बच गई, कल को उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शेखर जी ने उदासी से कहा। पास खड़ी निशा ने कहा, अंकल पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश तो कर रही है ना, आप कनक को यहीं रहकर पढ़ने दीजिए। खुशी बोली, जी अंकल, उसका ख्याल हम रखेंगे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। कविता जी बोली, पुलिस अभी भी कोशिश ही कर रही है, पकड़ नहीं पाई है उसे। क्या गारंटी है जो कल हुआ वो आगे नहीं होगा? शेखर जी बोले, हाँ बेटा, हम उसे हॉस्टल में नहीं रहने दे सकते और यहाँ ऐसे किसी को जानते भी नहीं जिसके यहाँ कनक को पीजी रखकर कनक की जिम्मेदारी उसे दे सकें। अंजलि ने कुछ सोचकर कहा, अगर मेरे घर वाले कनक की जिम्मेदारी ले लें तो? अगर कनक हमारे घर में रहे तो क्या आप उसे आगे पढ़ने देंगे? सबने चौंक कर अंजलि की तरफ देखा। अंजलि शेखर जी के कदमों में बैठ गई और बोली, अंकल मेरे दादाजी को शायद आप जानते होंगे, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अनुराग सिंह मलिक। शेखर जी ने हाँ में सर हिलाया तो अंजलि ने आगे कहा, मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और चाचू डॉक्टर हैं, मेरे भाई एक आईएएस ऑफिसर हैं। कुछ महीने पहले ही उनकी यहाँ पोस्टिंग हुई है। अगर वो लोग कनक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो आप कनक को उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने देंगे ना अंकल? शेखर जी ने अंजलि को देखते हुए पूछा। बेटा क्या आप मलिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो? उनके सवाल का निशा ने जवाब दिया, हाँ अंकल, ये मलिक फैमिली की इकलौती बेटी है, अंजलि सिंह मलिक। कविता जी ने जब अंजलि के बैकग्राउंड को जाना तो बहुत ही प्यार से पूछा,
बेटा आपके घर वाले इतने बड़े लोग हैं, वो भला क्यों एक मामूली लड़की की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि वो मेरी बेस्टी है। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और कनक को भी बहुत पसंद करते हैं। उन्हें कनक को घर में रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रस्ट मी, अंजलि ने कहा। शेखर जी ने अंजलि से कहा, बेटा आप अपने घर पर बात करके अपने बड़ों से हमारी बात करवा दो। अगर वो कनक की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कविता जी ने उनकी बात पर कुछ कहना चाहा तो शेखर जी ने उन्हें चुप करा दिया और बोले, बस अब कोई बहस नहीं चाहिए हमें। कविता जी ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। अंजलि ने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच अंकल। शेखर जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। निशा और खुशी के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। अंदर वार्ड में लेटी कनक के कानों में भी बाहर की सारी बहस जा रही थी। उसकी आंखें अपनी दोस्तों के प्यार को देखकर नम हो गई। अंजलि शाम को घर पहुंची तो थोड़ी परेशान थी। उसने बिना किसी से पूछे शेखर जी से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों से कैसे बात करे। डिनर के टाइम में भी उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी तो शीतल जी ने उससे पूछ ही लिया, अंजलि बच्चा आप सुबह इतनी हड़बड़ी में कहाँ गई थी? इस समय भी आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं। दीपक जी, वो इनकी कोई दोस्त हॉस्पिटल में है। शीतल, ओ क्या हुआ? उसे कैसी है वो अब? अंजलि ने रोते हुए कहा, बहुत चोट लगी थी कनक को, कल से बेहोश थी, अब कुछ ठीक है। सब लोग कनक का नाम सुनकर चौंक गए। दीपिका जी ने अंजलि को संभाला और कनक के साथ क्या हुआ था ये पूछा तो अंजलि ने रोते हुए सारी बात बता दी। अंजलि ने अनुराग जी से कहा, दादू उसके घर वाले उसका फ्यूचर ख़राब कर देंगे, क्या वो हमारे साथ नहीं रह सकती है? अंजलि ने शेखर और कविता जी के साथ हुई सारी बातें भी बताई तो दीपिका जी अफसोस के साथ बोली, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं क्या जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? हाँ भाभी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। कनक जैसी प्यारी और ब्रिलियंट लड़की के साथ कोई ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? कैसे माँ बाप हैं? शीतल जी ने कहा, कनक अनाथ है। उसके मम्मी पापा की डेथ बचपन में ही हो गई थी, तब से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। अंजलि ने बताया तो सब हैरान रह गए। शीतल जी बोली, इतनी तकलीफ सहकर भी उनके होठों पर मुस्कान कैसे बनी रहती है? सच में बहुत हिम्मत वाली है कनक। कुछ भी हो, वो लड़की इस घर में पीजी बनकर नहीं रह सकती। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मलिक्स के घर कोई इस तरह रहने आए, ये हमारी शान के खिलाफ है। अनिरुद्ध जी जो कब से खामोश बैठे थे, उन्होंने कहा। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे लटक गए तो अनुराग जी बोले, अनिरुद्ध ये कैसी बातें कर रहे हैं? उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अंजलि ने उन लोगों से वादा किया है, हम अपने वादे से पीछे हटे। ये भी मलिक्स की शान के खिलाफ है। अनुराग जी ने गंभीरता से कहा, चाहे आप कुछ भी कहें पापा, लेकिन कनक यहाँ पीजी बनकर नहीं आएंगी। हाँ, एक फैमिली मेंबर बनकर जब तक चाहे रह सकती हैं। सब खुश हो गए। अंजलि खुशी से अनिरुद्ध जी के गले लग गई और बोली, डैड यू आर द बेस्ट, आई लव यू डैड। अनिरुद्ध जी ने भी प्यार से उनका माथा चूमते हुए कहा, लव यू टू प्रिंसेस। 3 दिन बाद कनक डिस्चार्ज होकर मलिक मैंशन में आई। उसे हॉस्पिटल से पिक करने अनिरुद्ध, अंजलि और विक्रांत गए थे। शेखर और कविता हॉस्पिटल से ही सीधे लखनऊ के लिए निकल गए थे। कनक एक बार पहले भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसे पहली बार से भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इसलिए वो इस बार भी दरवाजे पर ही ठिठकी हुई थी। अंजलि बोली, तू दरवाजे से क्यों चिपकी है? अंदर आना। कनक ने घबराते हुए सबको देखा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। विक्रांत बोला, आपको गर्मी लग रही है क्या? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? दीपिका जी उसके पास आई और बोली, बेटा आप कंफर्टेबल होकर अंदर आइए। अगर इतना डरेंगी तो हमारे साथ कैसे रहेंगी? झिझकना छोड़िए कनक, इसे अपना घर ही समझिए। इस बार शीतल जी ने कहा। कनक ने अंदर आकर सबके पैर छुए। जब वो अनुराग जी के पैर छूने झुकी तो अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, आप हमारे लिए अंजलि जैसी ही हैं। अगर आपको यहाँ कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें तुरंत बताएंगी और आराम से रहिए। यहाँ बिल्कुल अंजलि की तरह। सबका इतना सपोर्ट और स्नेह पाकर कनक की आंखें भर आई तो शीतल जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, आपकी आंखों में आंसू? आप सबका इतना प्यार पाकर पापा की याद आ गई हमें। कनक ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। अनिरुद्ध जी ने कनक के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अब से नो मोर रोना धोना, आप हमें अपने पापा जैसा ही समझिए। अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, दीपिका जी बोली तो कनक दीपिका जी के गले लग गई। बेटा अब आप फ्रेश होकर आराम करिए, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं, अनिरुद्ध जी ने कहा तो कनक ने अपना सर सहमति में हिला दिया। अंजलि कनक के आने से बहुत खुश थी। उसने कनक का सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया। तुझे मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तू मेरे साथ मेरे कमरे में रहने वाली है। आई एम सो हैप्पी, अंजलि ने चहकते हुए कहा। हम बहुत लक्की हैं कि हमें तुम्हारे जैसी दोस्त मिली। क्या कुछ नहीं किया तुमने हमारे लिए? बस नो मोर इमोशनल डायलॉग्स, आज तो हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। रुक, मैं निशा और खुशी को भी बुलाती हूँ। अंजलि जाने को हुई तो कनक ने उसे रोक लिया।
अंजलि ने भौहें उचकाते हुए पूछा। क्या हुआ? कनक थोड़ी नर्वस थी। उसने कहा, अंजलि वो भाई एक हफ्ते से ऑफिशियल ट्रिप पर हैं, मैं भी 1-2 दिन में घर आएँ। अंजलि ने कनक की अधूरी बात का जवाब दिया। तुम बिना बोले हर बार हमारे मन की बात कैसे समझ जाती हो अंजलि? अगर मैं तुम्हें समझ भी नहीं पाऊँ तो फिर किस बात की बेस्ट फ्रेंड? हमें बहुत डर लग रहा है, घबराहट भी हो रही है। कैसे हर रोज़ उनका सामना करेंगे? कैसे एक ही घर में उनके साथ रहकर अपनी फीलिंग्स को छुपा सकेंगे हम? कनक ने अपना डर जाहिर किया। अंजलि ने उसे समझाया, देख अब तुझे यहीं रहना है, भाई भी यहीं है, तो अब तुझे उनका सामना करने की आदत डालनी होगी, इसलिए घबराना छोड़ और रिलैक्स रहे एकदम। कनक को मलिक मैंशन में आए हुए 2 दिन बीत गए थे। आदित्य भी घर वापस नहीं आया था। सभी घरवालों ने कनक की सेहत और ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखा था। बचपन से ही परिवार के जिस प्यार और अपनेपन के लिए कनक तरसी थी, वो उसे यहाँ आकर मिलने लगा था। अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। अगले दिन मॉर्निंग में कनक की नींद अलार्म की आवाज़ से खुली, तो उसने उठकर अलार्म बंद किया। उसकी नज़र पास में ही सोई अंजलि पर पड़ी, जो बेड पर मुंह खोले आड़ी तिरछी होकर लेटी हुई थी। उसे देखकर कनक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अंजलि का गिरा हुआ ब्लैंकेट उसे अच्छे से उड़ा दिया और ख़ुद फ्रेश होने चली गई। कनक नहाकर आई और उसने अपने बाल बनाए। देखा तो अंजलि अभी भी गहरी नींद में थी। वो नीचे चली आई। सब अभी तक सोए हुए थे। कनक मंदिर में आकर पूजा करने लगी। थोड़ी ही देर बाद दीपिका जी भी रेडी होकर मंदिर में आई, तो कनक को इतनी सुबह जगह देखकर हैरान हो गई। कनक आंखें बंद किए मंत्रों का जाप कर रही थी। दीपिका जी भी उसके पीछे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कनक जाप करने के बाद किसी के एहसास से पीछे पलटी तो दीपिका जी को सामने देखकर आरती की थाली उनकी तरफ बढ़ा दी। दोनों ने मिलकर आरती की। पूजा के बाद दीपिका जी ने कनक के सर पर हाथ फेरा और बोली, शादी के बाद से आज पहली बार किसी ने हमसे पहले इस घर में पूजा की है। सॉरी आंटी, हम कनक ने सफाई देनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम तो ये कहना चाहते थे कि हमें बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। दीपिका जी ने कनक की बात काटते हुए कहा। कनक रिलैक्स हुई तो दीपिका जी ने आगे कहा, वैसे आप इतनी सुबह क्यों जग गई? हमें रोज़ इसी टाइम उठने की आदत है आंटी, लेकिन इधर पता नहीं क्यों मैं अपने टाइम पर नहीं उठ पा रही। कनक ने कहा, वो इसलिए बेटा इन दिनों आपकी तबीयत सही नहीं थी। दीपिका जी ने उसे समझाया। दोनों बात करते करते हॉल की तरफ चली आई। तब तक शीतल जी भी जाग चुकी थी, लेकिन अभी वो नाइट सूट में ही थी। उन्होंने हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ था। कनक को देख वो भी हैरान थी। शीतल जी बोली, क्या बात है, आज तो भाभी को भी कोई मॉर्निंग में पूजा में कंपनी देने वाला मिल गया। कनक आप इतनी सुबह क्यों जग गई बेटा? रात में नींद नहीं आई क्या ठीक से? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ? कनक ने मुस्कुरा कर कहा, चाची हम ठीक हैं, हमें आदत है रोज़ इतनी सुबह तक नहाकर पूजा कर लेने की। काश हमारे घर के बाकी बच्चे भी आपकी तरह पंक्चुअल हो जाते, लेकिन आदि को छोड़कर कोई भी 8 बजे से पहले नहीं जगता। शीतल जी ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। दीपिका जी बोली, कल तक तो वो भी आ जाएंगे, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया उन्हें बाहर गए हुए। शीतल जी बोली, जी भाभी, हमें तो अपने बेटे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। उनके घर में रहने से एक सुकून रहता है और फिर ये दोनों भी सुधरे रहते हैं। दीपिका जी उनकी बात पर मुस्कुरा दी। इधर आदि का नाम सुनते ही कनक के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, तो उसने धीरे से अपने दिल पर हाथ रख लिया। शीतल जी अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके फ्रेश होने चली गई और कनक दीपिका जी के साथ किचन में आ गई। उसने देखा ये बहुत बड़ा मॉड्यूलर किचन था। लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से किचन को सजाया गया था। बाकी घर की तरह यहाँ का सामान काफ़ी एंटीक और एक्सपेंसिव था। एक साइड में छोटी सी टेबल और चेयर थी, जिस पर बैठकर शायद किचन का काम होता था। दीपिका जी सबके लिए चाय बनाने की तैयारी करने लगी, तो कनक ने कहा, आंटी चाय मैं बना दूं? दीपिका बोली, बेटा आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चाय ही बनानी है, बाकी का काम तो कुक करेंगे। बस सुबह की पहली चाय मैं ही बनाती हूँ सबके लिए। रोज़ तो आप अपने हाथ की चाय पीती ही हैं, आज मैं बनाकर पिलाती हूँ, आप बैठिए। ट्रस्ट मी, मैं इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाती हूँ, कनक ने दीपिका जी को चेयर पर बैठाते हुए कहा। दीपिका जी बैठकर कनक को काम करते हुए देखने लगी। इस समय कनक उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। जब तक चाय बनकर तैयार हुई तब तक अनुराग जी, राजेंद्र जी और शीतल और अनिरुद्ध जी भी आ गए। कनक ने सबको चाय सर्व कर दी और गुड मॉर्निंग बोला। दीपिका, बेटा आज की चाय पीकर तो मज़ा आ गया, अनुराग जी ने चाय की चुस्की भरते हुए कहा। पापा आज चाय हमने नहीं किसी और ने बनाई है, दीपिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शीतल जी ने पूछा, किसने भाभी? दीपिका जी ने कनक की तरफ इशारा किया। बेटा सच में चाय बहुत अच्छी बनी है, हमारा तो दिन ही बन गया। अनुराग जी ने चाय की तारीफ़ की। राजेंद्र जी बोले, लेकिन बेटा आपने चाय क्यों बनाई? आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और फ्री टाइम में अपनी हॉबीज़ पर फोकस करिए। इन सब कामों के लिए दीपिका, शीतल और फिर सर्वेंट भी तो हैं। अंकल हमें अच्छा लगता है कुछ काम करना, बिना कुछ किए सिर्फ आराम करने पर हमें यहाँ मेहमानों वाली फीलिंग आएगी, कनक ने धीरे से कहा। अनिरुद्ध जी ने उसे समझाया,
बेटा मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होती है, इन सब कामों से उस पर असर पड़ सकता है। कनक बोली, अंकल जी हम अपनी पढ़ाई से कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बस जब हम फ्री होते हैं हमें उस टाइम में ही कुकिंग या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पसंद है, और हमको इन कामों से कोई दिक्कत भी नहीं होती, बल्कि हमारा तो मूड अच्छा हो जाता है। अनुराग जी बोले, बेटा अगर आपको पसंद है ये सब तो हम रोज़ सुबह आपके हाथों की चाय पीना चाहेंगे। उनकी बात सुनकर कनक ने दीपिका जी की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर इशारा कर दिया। कनक ने भी खुशी खुशी अनुराग जी की बात मान ली। उसे खुश देखकर बाकी सब मुस्कुरा दिए। 11 बजे खुशी और निशा भी मलिक मैंशन आ गई। जब से कनक यहाँ शिफ्ट हुई थी वो दोनों रोज़ ही आ जाती थी। उनके साथ गपशप करते कब दोपहर बीत गई कनक को पता ही नहीं चला, और ना जाने कब बातें करते करते ही वो सो गई। उसे सोता देखकर खुशी और निशा घर चली गई। उनके जाने के बाद अंजलि नीचे हॉल में ही टीवी देखने लगी। शाम 5 बजे के करीब कनक की नींद खुली। अंजलि अभी भी नीचे ही थी। कनक ने अपना मुंह धोया और अपना दुपट्टा उठाकर नीचे चली आई। अभी वो कुछ सीढ़ियाँ ही उतरी थी कि चौंक उठी। उसे आदित्य की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान दिया तो पता चला नीचे उसके बारे में ही बातें हो रही हैं। सीढ़ियों पर खड़ी कनक हैरानी से नीचे होने वाली बातें सुन रही थी। आदित्य घर वालों पर नाराज़ हो रहा था। आप सब बिना जाने पहचाने ऐसे किसी को भी घर में कैसे रख सकते हैं? आदित्य ने गुस्से से कहा। आदि बेटे वो अच्छी लड़की हैं, थोड़ी परेशान भी थी, बस इसी वजह से हमने उनकी मदद की, अनुराग जी ने समझाया। मैं मानता हूँ दादू वो एक अच्छी लड़की होगी, लेकिन हम उसे कहीं और भी तो रहने के लिए जगह दिलवा सकते थे ना। किसी की मदद के लिए उसे अपने घर में रखना ज़रूरी था। दीपिका जी बोली, आप इन्हें बता दीजिए कि वो लड़की अंजलि की दोस्त हैं। अनिरुद्ध जी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, लेकिन अंजलि अभी बच्ची है, वो उसके बारे में कितना जानती होगी? उतना ही ना जितना उसने उसे बताया होगा। अंजलि बहुत मासूम है, इसको भी दुनियादारी की समझ नहीं है। आप सब जानते हैं ना दादू कि पॉलिटिक्स, आपके बिजनेस और सबसे बड़ी चीज़ मेरे प्रोफेशन की वजह से हमारे कितने दुश्मन हैं। ऐसे में किसी को भी घर में रखना कितना रिस्की हो सकता है। आदित्य ने अपना नज़रिया जाहिर किया। कनक ने जब अपने लिए आदित्य की ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसका वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। दीपिका जी ने कनक को देखा तो आदित्य का हाथ दबाकर उसे शांत होने का इशारा किया। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, तब तक कनक मुड़ चुकी थी, इसलिए वो सिर्फ जाती हुई कनक की पीठ ही देख पाया। पर उसे पीछे से ही वो कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन उसने इस बात को अभी के लिए इग्नोर कर दिया। उसके साथ साथ बाकी घरवालों की नज़र भी कनक पर पड़ चुकी थी। आदि आपने बहुत गलत किया, वो बच्ची पहले ही बड़ी तकलीफ़ में थी, आपकी बातों ने उन्हें और हर्ट कर दिया होगा, शीतल जी ने कहा। आदित्य ने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने अंजलि से बात करनी चाहिए, लेकिन तब तक अंजलि अपने रूम में भाग गई। कनक रूम में आकर रो पड़ी। आदित्य की बातों ने उसे हर्ट कर दिया था। अंजलि उसके पास आई तो कनक उसके गले लग गई और सिसकने लगी। अंजलि को कनक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो कनक को एक परेशानी से बचा कर लाई थी, लेकिन यहाँ उसे एक दूसरी ही तकलीफ़ में डाल दिया। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि उसके भाई की वजह से आज कनक की आंखों में आंसू आए थे। हमने कहा था ना तुमसे, हमारा यहाँ रहना उन्हें पसंद नहीं आएगा। देखो उन्होंने तो हमें इस घर का दुश्मन ही बना दिया। उन्हें लगता है कि हम कोई क्रिमिनल हैं। कनक ने सिसकते हुए कहा। चुप हो जा यार, भाई की आदत है हर चीज़ में कमियां ढूंढने की। डीएम है ना तो बाल की खाल तो निकालेंगे ही, अंजलि ने कनक को चुप कराते हुए कहा। लेकिन कनक ने जैसे निर्णय कर लिया था, अगर वो नहीं चाहते हम यहाँ रहें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और कहाँ जाएगी यहाँ से? लखनऊ, क्योंकि तेरे घर वाले तुझे हॉस्टल में रहने नहीं देंगे और कहीं दूसरी जगह तेरा ठिकाना नहीं है। अंजलि की बात का कनक के पास कोई जवाब नहीं था। वैसे भी भाई ने मेरे किसी ऐसे दोस्त के लिए ये सब बोला है जिसे मैं ज़्यादा जानती नहीं। उन्हें अभी ये नहीं पता कि मेरी वो दोस्त तू है, अंजलि ने उससे कहा। तो कनक ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि भाई को भी तेरे बारे में पता नहीं चला है। तू देखना भाई जब तुझे देखेंगे तो कैसे नॉर्मल हो जाएंगे। तुझे याद है ना भाई तुझे खुद ही एक बार इस घर में ला चुके हैं। अगर उन्हें तेरे अंदर कुछ भी गलत लगता तो वो कभी तुझे इस घर तक नहीं लाते। इसलिए तू टेंशन ना ले और चिल कर, यहाँ से तू कहीं भी नहीं जाएगी, अंजलि ने कनक को समझाया। कनक ने अब कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अपना सपना पूरा करने के लिए इस घर में रहने के अलावा उसके पास सच में कोई और ऑप्शन नहीं था। कनक को शांत करा के अंजलि आदित्य के पास गई। वो इस समय अपने जिम में था। अंजलि बाहर ही खड़ी होकर उसे घूरने लगी। आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा है, मुझे तुम्हारी फ्रेंड के लिए वो सब नहीं कहना चाहिए था। अंजलि अंदर आ गई। उसने कहा, मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे, आप ऐसे कैसे मेरी दोस्त को क्रिमिनल बोल सकते हैं? आदित्य अंजलि की तरफ आया और उसके गालों को छूकर बोला, ओके बाबा गलती हो गई, सॉरी। अंजलि उसके गले लग गई और बोली, प्लीज़ भाई आज के बाद कनक को कुछ मत कहना, वो पहले ही बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है। आज उसकी आंखों में फिर से आंसू देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई।
कनक का नाम सुनकर आदित्य चौंक गया, लेकिन अंजलि के सामने नॉर्मल ही रहा और उसकी बातें सुनने लगा। पता है, वो तो यहाँ आने को तैयार भी नहीं थी। वो बहुत ही स्वाभिमानी है भाई। मैंने और उसके अंकल ने उसे बहुत समझाया, तब जाकर कहीं वो यहाँ आने को रेडी हुई। अंजलि ने आगे कहा, लेकिन वो तो हॉस्टल में रह रही थी ना। आदित्य ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। अंजलि ने उसको पुलकित के कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक कनक को मोलेस्ट करने की सारी घटना बता दी। इसी के साथ ही उसकी चाची के व्यवहार के बारे में भी। आदित्य ये सोचकर हैरान हो गया कि कनक इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद भी आगे पढ़ना चाहती है। उसने पूछा, तुम लोगों ने उस डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं की और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? हमने कंप्लेन की थी भाई, फेयरवेल पार्टी के दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन भी उसने कनक को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। तभी तो कनक लेट हुई, फिर आप उसको लेने अंदर गए थे। अंजलि ने यह बताकर आदित्य को उस दिन के कनक की हरकत के बारे में हिंट करा दिया। आदित्य को अब समझ आया कि क्यों कनक उस दिन ऐसे कोने में छुपी हुई थी और क्यों उसके पास जाते ही कनक ने उसे थप्पड़ मार दिया था। उसे उस दिन कनक की बात ना सुनने पर बहुत अफसोस हुआ और ख़ुद पर बहुत गुस्सा आया। फिर पुलकित की हरकत के बारे में सोचते ही उसका गुस्सा अपनी हद पार कर गया। मुठ्ठियाँ भींचने की वजह से उसकी हथेली की नसें तन गई और आंखों में जैसे खून उतर आया। अगली सुबह आदित्य की नींद किसी के गाने की आवाज़ से खुली तो उसने देखा 6:30 बज रहे थे। वो रोज़ 5 बजे ही उठ जाता था, लेकिन रात में कनक के बारे में सोचते सोचते वो बहुत देर से सोया था। बेड से उठकर खिड़की पर आया तो उसने देखा कनक आरती कर रही है और ना सिर्फ घर का हर सदस्य बल्कि नौकर भी वहाँ मौजूद थे। वो आरती ख़त्म होने तक वहीं खड़ा कनक को गाते देखता रहा। फिर वॉशरूम चला गया। आरती ख़त्म करके कनक ने उस सबके लिए चाय बनाई और ब्रेकफास्ट बनाने के में दीपिका जी की हेल्प की। सब डाइनिंग एरिया में ही मौजूद थे। आदित्य नीचे आया तो दीपिका जी ने उसे नाश्ते के लिए बोला। उसने एक नज़र काम करती कनक को देखा। उसे नॉर्मल पाकर आदित्य को तसल्ली हुई। रात भर वो ये सोचकर ही सो नहीं पाया था कि कनक उसकी बातों से हट होकर कहीं घर से चले जाने के बारे में न सोच ले। लेकिन फिर वो ये कहते हुए बाहर निकल गया कि मुझे भूख नहीं है मोम। दीपिका जी उसे रोकती, तब तक वो जा चुका था। कनक को लगा कि शायद उसकी वजह से आदित्य ने नाश्ता नहीं किया। उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। आदित्य ने पुलकित को ढूंढ निकाला और पुलिस को सौंप दिया। कोर्ट में पुलकित के खिलाफ उसने जितने भी सबूत जमा करवाए थे उसके आधार पर पुलकित को जेल हो गई। कनक और अंजलि ये जानकर बहुत खुश थी। कनक आदित्य को थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन कैसे बोले ये समझ नहीं पा रही थी। अंजलि के सजेस्ट करने पर उसने आदि के लिए एक गिफ्ट खरीदा। आदित्य ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो अपनी कार में बैठने ही जा रहा था जब कनक की आवाज़ पर उसके कदम थम गए। उसने मुड़कर कनक को देखा तो कनक ने गिफ्ट वाला हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर मलिक। आदित्य ने गिफ्ट को देखा पर अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए और दोनों हाथों को जेब में डालकर अपने एक आईब्रो को उठाते हुए कनक से पूछा, थैंक यू किस लिए? आपने पुलकित सर को सज़ा दिलवाई इसलिए। कनक ने उसके देखने के अंदाज से घबराते हुए अपनी पलकें झुकाकर कहा। आदित्य का चेहरा भाव शून्य था। उसने कहा, मिस भारद्वाज, ये मेरी ड्यूटी थी। ये शहर और यहाँ रहने वाले लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। आप कोई स्पेशल केस नहीं हैं तो इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो सर, मैं आपके लिए स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन आपने जो भी किया वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। आपके थैंक यू बोलने का मुझे बस यही तरीका समझ आया। मैं ये गिफ्ट यहीं रख कर जा रही हूँ। आपको लेना है या नहीं ये आपकी मर्ज़ी पर है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। कनक ने गिफ्ट कार की छत पर रख दिया और वहाँ से चली गई। आदित्य कुछ देर उसे जाते देखता रहा, फिर कार में बैठने लगा। उसकी नज़र फिर से गिफ्ट पर पड़ी तो उसने गिफ्ट लेकर अपनी कार में रख दिया। कनक को मलिक मैंशन में आए 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। आदित्य जब भी उसको देखता वो कोई ना कोई काम ही कर रही होती। आज भी उसने खुद ही नाश्ता बनाया था। आदित्य बाहर जाने लगा तो दीपिका जी ने उसे ज़बरदस्ती नाश्ते के लिए रोक लिया। कुछ देर में कनक भी आ गई। उसने नाश्ता सर्व करना चाहा तो दीपिका जी ने उसे ये कहकर बैठा दिया कि ये काम सर्वेंट कर लेगा। तो कनक भी नाश्ता करने के लिए बैठ गई। उसकी एक तरफ विक्रांत था तो दूसरी तरफ अंजलि। विक्रांत ने धीरे से कनक से कहा, गुड मॉर्निंग, तो कनक ने भी मुस्कुराकर उसे रिप्लाई कर दिया। इन कुछ दिनों में कनक और विक्रांत का रिश्ता फ्रेंडली हो चुका था। कनक भी उसके साथ बहुत सहज थी। आदित्य कनक के ठीक सामने बैठा था। कनक की नज़र जब उससे मिली तो कनक हैरान हो गई। उसने अब तक उसे नहीं देखा था। उसे तो लगा था कि रोज़ की तरह आज भी वो बिना खाए चला गया होगा। सब खाना शुरू कर चुके थे। कनक अपनी सोच में डूबी थी कि विक्रांत ने फिर से उसके कान में कुछ कहा तो कनक फिर से मुस्कुरा उठी। आदित्य का ध्यान उन दोनों पर ही था। उसे पता नहीं क्यों कनक और विक्रांत की नज़दीकियाँ पसंद नहीं आई। सबने कनक के हाथ के नाश्ते की बहुत तारीफ़ की। आदित्य ने भी दिल ही दिल में माना कि वाकई नाश्ता टेस्टी बना है। अनुराग जी बोले, आपके हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है बेटे। आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं।
फिर तो आपको कुक को हटा देना चाहिए दादू, आदित्य ने कहा। वो आजकल इस बात को नोटिस कर रहा था कि कनक का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा घर के कामों में है, और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। सब हैरानी से उसे देखने लगे। तो उसने आगे कहा, अब जबकि ये मोहतरमा आ चुके हैं जिन्हें डॉक्टरी छोड़कर शेफ बनना है, तो कुक की ज़रूरत ही कहाँ रह जाती है। भाई कनक तो बस, अंजलि ने कहना चाहा तो आदित्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, अपनी दोस्त को समझा दो कि ये यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए आई हैं, काम करने के लिए नहीं। उसके लिए और भी लोग हैं, तो ये अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें। उसने अपनी बात ख़त्म की और बाहर चला गया। दीपिका जी ने बेचारगी से अनुरुद्ध जी की तरफ देखा, जो गुस्से में दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। फिर अनुराग जी की ओर, तो उन्होंने दीपिका को आंखों को इशारे से शांत रहने को कहा और कनक से बोले, कनक बेटे, आदित्य पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें लापरवाही नहीं पसंद। आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, उनकी बातें कड़वी ज़रूर लगती हैं, लेकिन उनका कहना गलत नहीं था। हम सब तो आपके हाथों का खाना खाने के लालच में भूल ही गए थे कि आप इन सब कामों में लगकर अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं बेटे। कनक ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आप सब लोग परेशान मत हों, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। हालांकि उसे तकलीफ़ हुई थी। उसने मुश्किल से 2-4 निवाले खाए और उठकर कमरे में चली आई। अंजलि ने दीपिका जी से कहा, मॉम आप भाई से बात करिए ना, वो कनक से ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। उसको कितना बुरा लगा होगा। उस दिन तो मैंने उसको समझा दिया था। वो जितना खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, भाई अपनी बातों से उतना ही उसका मूड ख़राब कर देते हैं। आप परेशान मत हो, हम बात करेंगे उनसे, दीपिका जी ने उसे समझाया। टू बी कंटिन्यूड।